नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम 8 नंबर देते हैं और ये हमारा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिंपल सी बात है, जितनी भी चीजें इकोनोमेट्रिक्स कुछ भी आपने पढ़ा होगा, आपको ये हर जगह मिला होगा। तो ये इस टॉपिक से आप बहुत ज़्यादा वो भी होंगे, मतलब अरे अगर आप ये बोलो कि आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे, तो वो जरा ये देख सकते हैं हम कि अगर जो बात में एन लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी हैं और इसमें पैरामीटर्स जो अननोन है वो कितने हैं, वो हमारे सपोज मान लेते हैं एन अननोन्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा होगा A11 X1, इसी तरह से A12 X2, इसी तरह से ये हम करते चले जाएं और A1P XP, और ये हमारा होगा C1। आप मान कुछ भी सकते हो, ये आप पर है। उसके बाद किसी ने बी ले लिया, किसी ने एक्स की जगह वाई ले लिया, ये आप डिसाइड कर सकते हो। 2 1, और ये हमारा X1, इसी तरह से ये कुछ दे रखा है, ये हमारा C2 है। इसी तरह से मैं फाइनल इसका लिखता हूँ, तो ये हमारा होगा AN1 X1, देन AN2 X2, देन इसी तरह से चलता चला जाएगा ANP XP, और ये हमारा CN हो जाएगा। ये आप इकोनोमेट्रिक्स या अभी जब इसमें भी पढ़ोगे वहाँ पे भी आप देखोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ में करूँगा बार बार, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर इसको अगर जो बाद में हम लिखें A11 A12, अगर आप देखो तो ये कुछ इसी तरह से लिखा है। सिर्फ ये वाली एलिमेंट्स अगर जो बाद में हम लिखें, देन A1P, जो आसपास में नॉइस आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे आस पड़ोस की वॉइस आ सकती है, तो ये आप देख लेना, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है। A22 डॉट डॉट A2P, ये इसी तरह से चलता जाएगा। और एक सिंपल सी बात है, कोई भी अगर जो कोई मेहनत कर रहा है या कुछ पढ़ा रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक भेजें, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा लोग स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो आप में से ही अपने दोस्तों के पास जब भेजोगे, तो ये क्योंकि आप यूट्यूब पर अगर सर्च करके भी देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये टॉपिक कठिन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूट्यूब पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, या एक्सप्लेन किया भी गया होगा तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें। तो अगर जो वाले यहाँ पर चीज़ें, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी में बोलते हुए आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको बेटर वे में आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के पास, जो जिनको ये टॉपिक पढ़ना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ये टॉपिक इसीलिए स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं या नहीं लेते हैं आईएसएस में। आईएसएस में होता क्या है कि आप चाहो तो इस टॉपिक को, मल्टीवेरिएट एनालिसिस को लो या ना लो, उसकी जगह पे कोई दूसरा ले लो, बट जब आरबीआई आप दोगे तो वहाँ पर वही स्टूडेंट फंस जाता है और वो उसका आरबीआई नहीं हो पाता, या गेट वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आपको लगेगा कि ये कैसे होगा क्योंकि आपने तो ले ही नहीं रखा। तो सिंपल सी बात है, जब ये तीनों में वो चीज़ पूछी जा रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहीं पे उसको अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपका सारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा C1 C2। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट या आपके दोस्त जो भी, अगर जो बाद में उन्होंने सपोज ये मान लो कि उन्होंने उनको तैयारी करनी थी, बट उनको कोई अच्छा प्रॉपर जो गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो आप उसको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जरा, इसको अगर जो बाद में मैं लिखूं तो ए, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक्स लिख सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं सी लिख सकता हूँ। अब अगर जो बाद में तुमको मैंने ये बताया था, चूंकि मैं वेक्टर जब भी लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, ये भी वेक्टर है तो ये भी इस तरह से होगा। अब इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर अगर देखना चाहो, तो ऑर्डर ये हमारे पी दे रखे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा P×1। और ये अगर देखोगे तो ये हमारा दे रखा है, या आप इधर चाहो तो ये पहले देख लो, तो इसका मतलब ये कुछ बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा एन, मतलब ये मर्ज होने के बाद में जो फाइनल बनी वो एन क्रॉस ये है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है एन क्रॉस पी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जरा देखो, इसमें ये तो हो गया इसका सेटअप के बाद में ये चीज़ देखो, इफ एन नॉट इक्वल टू अगर हमारा पी है, देन जो हमारा एक्स है और जो हमारा सी है, और अगर जो ये मतलब इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए का जो साइज मैंने अभी आपको दिखाया था एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है, और एक्स का मैंने वेक्टर का बताया था कि ये हमारा P×1 है, और एन का मैंने बताया था, मतलब एन सॉरी सी का, तो ये n×1 है। तो सपोज मान लेते हैं 4×3 का दे रखा है, हालांकि ये गलत हो जाएगा, ये हमारा 3 क्रॉस, या सॉरी एक मिनट,
चलो ये मान लेते हैं, ये हम 4 मान लेते हैं और ये हम 3 मान लेते हैं। एक अननोन पैरामीटर हमेशा एक कम होना चाहिए या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो अब अगर जो बात में ये हमारा मतलब यहाँ पे मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा रहना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, नहीं इक्वल भी हो सकता है। तब ये जो हमारे होंगे इनके जो साइज होंगे, अगर देखो इसका साइज अगर जो बात है अगर ये इक्वल नहीं है तब इसका साइज क्या होगा, 3x1 होगा, इसका साइज होगा 4x1। तब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और अगर जो बात है यही अगर जो इक्वल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है सेम साइज के होंगे। अब सेम साइज के होंगे तब यहाँ पर देखो जो चीज आती है, देन मतलब ये इफ ये है एंड ए इज सिंगुलर, सॉरी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगा, देन देयर एग्जिस्ट, वही चीज है जो वहां पे मैं बता रहा था आपको, ए यूनिक सोल्यूशन। अब इस चीज को आपको लिख करके रखना है, कहां पे आपको लिख लिख करके रखना है ये आप देख लीजिएगा। हाँ ये देखो, एन अगर जो बाद में ये समझ लो दो कंडीशन है, नॉट इक्वल टू अगर हमारा पी है तो देन एक्स और सी के जो साइज होंगे वो डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट साइज। अगर जो एन इक्वल टू अगर जो बात है पी है एंड ए अगर जो बात है नॉन सिंगुलर है तो जो इसका सोल्यूशन होगा मतलब देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन। कुछ इस तरह से आप लिख करके रखिएगा, यूनिक सोल्यूशन है। देन यहां पे जो उसके आगे नेक्स्ट मतलब इसी में जो लाइन है, यूनिक सोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स, चूंकि वेक्टर की बात थी, ऑब्टेन्ड एज मतलब सोल्यूशन होगा और ऑब्टेन कैसे होगा, एक्स बराबर ए का इनवर्स सी। अब ये अगर जो बात में आप समझ पाओ अच्छे से, नॉन सिंगुलर का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो आप अगर जो बात है ये चीज देखो तो कुछ अलग नहीं लिखी है, ये वही है ए का इनवर्स। अगर जो बात में मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, सॉरी ये हमारा कुछ ये होता था, तो ये वही बेसिकली बात बता रहा है कि इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें भी वही चीज है। तब ये इसको जो ये मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ए एक्स बराबर जो सी है, चूंकि ये नॉन सिंगुलर है मतलब यहाँ से आपको पता चल गया, तो इसका जो ऑर्डर है मतलब इसको जो इन्वर्स करके लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही होता है कि इसको इन्वर्स करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन इसी में हम देख लेते हैं, चूंकि अब ये मिटेगा नहीं, मतलब मिटेगा बट या चलो इसी को हम थोड़ा ये देखते हैं। ये अगर जो बात में है इफ एन अगर जो बड़ा है हमारा पी से, सो दैट वो जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखा दी थी एन इससे बड़ा होना चाहिए, वो बेसिकली समझ लो एक इसी की बात मैं कर रहा था, बट ये भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये भी चीज हो सकती है। सो दैट जो हमारा ए होगा हैज मोर रो रोज। अब ये इसकी क्या बात कर रहा है, ज्यादा रोज क्यों होंगी ए के पास, तो उससे बात है सपोज ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 दे रखा है, तो ये इसकी ही तो बात कर रहा है। या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं 2, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। तब ये क्या है, ये क्या बता रहा था, 3 अगर 2 है, यहाँ पे देखो 3 और ये है हमारा 2 एंड ये हमारा है p। तब इसकी क्या बात है, मतलब ये कह रहा है कि p की वैल्यू यहाँ तक ये तो सही है, और नेक्स्ट हमारा ये रहेगा, मतलब एक और लिखेंगे A31 A32। तो यहाँ पे रो देखोगे 1 2 3 रो हो जाएंगे, और ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तब ये वही बोल रहा है कि तब हमारे पास जो ए के पास होंगी वो रोज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। और देखो क्या होगा, और हमारे पास होगा रो जो है हमारी वो मोर देन होंगी, मतलब ज़्यादा होंगी कॉलम से। वो अभी मैंने आपको दिखाया था, कॉलम 2 ही बने थे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से भी देख सकते हो ये n क्रॉस p था, तो ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था
एन जब मतलब इस साइड में लिखा होता है रो होता है, ये होता है कॉलम। तो सिंपल सी बात ये, तब क्या होगा, तब देन हमारा ए एक्स जो है वो सी के इक्वल है था, हैज नो सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की बात कर रहा है। जब पहली बात ये रहेगा तब तो बस ये डिफरेंट साइज के रहेंगे, जब ये इक्वल होगा तो ये इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और जब ये लेस देन ये हमारा रहेगा तो हमारा ये यूनिक सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन होगा, उसमें कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, देन इसके बाद में एक और बचता है इसमें, वो क्या है, वो हमारा ये है, उसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं कि एन अगर जो बाद में अब यही चीज़ बदल जाए तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो रो है वो कम हो जाएगा, और हमारा रो हमारा क्या होगा इस केस में, सिंपल सी बात है, रो हमारा कम हो जाएगा और कॉलम हमारी बढ़ जाएंगे। तब हमारा जो रहेगा वो इन्फिनिटी सोल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ इन्फिनिटी या इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन थी। अब इनको अगर जो बाद में मैं बहुत अच्छे से अगर लिखूं, एक मिनट। इसको अगर जो बाद में मुझे बहुत अच्छा, अगर जो एन और पी का अगर जो बाद में आपको नेचर अगर देखना है, ए हमारा कुछ ये दे रखा था, तो इसके चार केसेस बनेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा कि अब इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे से लिख लेते हैं कि एन हमारा ये रहेगा। अब ये रो कॉलम की चीज़ मैं हटा देता हूँ, बस आपको, सॉरी, आपको बस वो ध्यान रखना था। रो आपको सिंपल से पता है कि रो इसमें ज़्यादा होंगे, कॉलम इसमें कम होंगे, ये कुछ रहेगा। देन इसके बाद में दूसरा जो केस हो सकता है वो क्या होगा, वो इसमें दे दो कि ये नॉट इक्वल टू है पी के। देन इसमें दे सकते हो एन जब इक्वल टू है पी के। देन इसके बाद में ये दे देना कि एन जो है हमारा चार, मतलब हमारे केस पूरे बनेंगे। एन जब हमारा ये होगा तब क्या होगा, अब इसके लिए देख लो, जब ये रहेगा तब क्या हमारा रहेगा, नो सोल्यूशन। ये वाला केस समझ लो जब रहेगा तो बस डिफरेंट साइन रहेंगे, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या रहेगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा। यूनिक सोल्यूशन रहेगा। और इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें हमारा रहेगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ इन्फिनिटी सोल्यूशन, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। अब इसको अगर जब हम थोड़ा अगर जब सबके लिए अगर लिखना चाहें तो ये हम कुछ लिख सकते हैं कि ये हमारा 4 × 3 मतलब कुछ इस तरह से दे रखा है, ये हमारा 4 और ये भी 4 दे रखा है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 हो जाए तब ये कुछ इस तरह से एक बनेगा। इसको माइंड में बिठा के रख लेना, कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये देखोगे कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं पे ये लिखा होगा तो आप समझ नहीं पाते हो कि किस तरह से हुआ है, तो उसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। फिर लिखा है कि इफ, अगर जो ये इक्वेशन, ये यही तो हमारी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये हमारा अगर जो ये है सी के इक्वल है, मतलब ऐसा था, हैज वन और मोर सोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इट इज सेड टू कंसिस्टेंट। मतलब जब कभी ऐसा होगा तो उसको जो हम बोलेंगे, तो इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। देन इसके बाद में ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, आर्गुमेंट मैट्रिक्स। ये बस यूज तो नहीं मैं करूंगा कहीं पे, बट इन फ्यूचर कहीं पे यूज हो जाए तो इसको भी आप चाहो तो अगर लिख रहे हो तो लिख करके रख लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर कुछ इस तरह से दे रखा है तब हमारा, और ये हमारा, और हाँ ये कंसिस्टेंट है, अगर जो बाद में हैज़ वन या मोर अगर सोल्यूशन दे रखे हैं, अगर नो सोल्यूशन है तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो मैंने नहीं लिखा है, वो आप अंडरस्टूड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये अगर जो बाद में कुछ दे रखा है और हमारा ये कुछ दे रखा है सिस्टम ऑफ ये इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, वेक्टर एक्स है
तो इफ एंड ओनली इफ जो रैंक हमारा होगा ए का, वो हमारा रैंक वही रैंक हमारा होगा ये जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इस तरह से लिखी है। अब ये आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स क्या है ये जरा समझ लो थोड़ा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब हवा हवा हो रहा है। तो ये हमारा कुछ अगर सपोज ये दे रखा था 1 2 1 माइनस का 1 1 और ये हमारा 1 है, और ये हम कुछ मान लेते हैं x हमारा कुछ दे रखा है ये x1 और x2, और इसी तरह से हमारा अगर जो बात में ये हम मान लेते हैं, या हम इस तरह से ये मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है 4 1 3। तो ये बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है। अगर जो बात में कभी ये इस तरह से लिखा हो आर्गुमेंटेड, ये इसी तरह से लिखा जाता है। तो कुछ नहीं, ये जो हमारी लिखी थी 2 रो मतलब 2 कॉलम ये लिखेंगे और ये भी साथ में इसमें लिख देंगे, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेक करोगे, चेक करके आप देखोगे जो भी इससे रिलेटेड रहेगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर जो हमारा है वो हमारा है जनरलाइज्ड इनवर्स। ये पेपर सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब बनते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा समझ करके भी आप कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अच्छा है कि यहाँ पर भी यूज होगा, बट वहाँ के लिए भी आप इसको नोट्स की तरह लिख लेना, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको आता नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखोगे आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा इसी से बनेगा, और एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो आप इसी तरह से आप समझ लो कि किस तरह से अगर वेट है इसका। अगर जो बात है आप 4 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप समझ लो 10 नंबर आपके हो गए। तो ये जरा देख लेते हैं। या फिर आप देखोगे कि गेट का एग्जाम अगर आप दोगे तो वहां पे भी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये जरा देख लेते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम मतलब ए सोल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो मैंने अभी ऊपर लिखाया था कंसिस्टेंट कब होगा, जब 1 या मोर सोल्यूशन होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला था। तो ये ए एक्स इक्वल टू अगर सी है, इसको जो मतलब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए। तो इसकी मतलब जनरलाइज इनवर्स के टर्म में अगर जो बात में कंसिस्टेंट है तो उसको लिखा जा सकता है। अब वो कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो जनरलाइज इनवर्स की बात हो रही है, जरा देखो ये कि अगर ए कोई ए यहां पर आप मैट्रिक्स मत मान लीजिएगा, ए ये वाला है, ए सोल्यूशन ऑफ ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स बराबर सी अगर दे रखा है तो इसको हम कैन बी एक्सप्रेस एज या इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए। अब वो क्या है वो जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट में। कि ए अगर कुछ इस तरह से लिखा है, ये जनरलाइज्ड इनवर्स है ए का, और इसको जो मतलब सेटिस्फाइड करेगा मतलब वो कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी ये है कि ए और ए पर इस तरह से लगाया जाता है। ये इनवर्स का मीनिंग ये हो गया, और ये हमारा ए ये इक्वल होगा ए के, तभी ये जनरलाइज्ड इनवर्स होगा। मतलब कोई आप एक मैट्रिक्स ए है, सपोज ये 2 क्रॉस 2 की, सपोज इस तरह से 3 मान लेते हैं कुछ भी, और ये अगर जो बाद में आप सपोज मान लेते हो कि ये इसका इनवर्स है,
गिवन है, मतलब ये अगर ये कोई मतलब सपोज बन जाए कि 1 2, या हम मान लेते हैं ABCD ऐसा कुछ आता है, तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तभी हमारा वो जी इनवर्स रहेगा या जनरलाइज्ड इनवर्स रहेगा। ये कंडीशन पे क्वेश्चन पेपर सेकंड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी मैं आगे एग्जाम्पल भी कराता हूँ आपसे। अब देखो, जो हम चीज़ बता रहे थे वो थोड़ा सा अगर आप समझ लो तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ए के बारे में दो चीज़ें लिखाई थी कि अगर जो बाय द वे इसका ट्रांसपोज अगर जो नॉट सॉरी ट्रांसपोज नहीं, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल है तो ये क्या क्या होता था। फुल रैंक पहली बात तो होता था, या इसको हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर, या दैट इज करके लिखते थे हम कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा, या हम ये भी कहते थे कि ए हमारा इन्वर्टिबल है। बट अगर जो बाय द वे इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता था तो ये नॉट फुल रैंक रहता था, और ये यहां से नॉन सिंगुलर होता था, यहां पे सिर्फ सिंगुलर रहेगा। और इसमें क्या होगा तब उस केस में, चूंकि यहां पर क्या लिखोगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये जरा सबसे बड़ा पॉइंट है, वही यहां पर हम समझते हैं। इस केस में जो इसका इनवर्स मतलब निकालेंगे हम, तो वही हमारा जी इनवर्स या जनरलाइज्ड इनवर्स होता था हमारा ए के लिए। ये हमारा किसके लिए था, ए के लिए था। वैसे ही यहाँ पर डज नॉट ए के लिए होगा, तब उस केस में हम निकालेंगे जनरलाइज्ड इनवर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जवाब मैं उम्मीद करूंगा कि आप दे भी दोगे। अगर जो बाय द वे ए है दे रखा और ये नॉट इक्वल टू है जीरो के, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड रहेंगी, ये भी रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा कि हमारा ए जो रहेगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका ट्रांसपोज मतलब सॉरी ट्रांसपोज बोल रहे हैं, इसका जो जनरलाइज्ड इनवर्स रहेगा वो उस केस में इक्वल ही रहेगा। मतलब ये अगर आपसे बोल दिया जाए कि ए हमारा नॉन सिंगुलर है, तो जनरलाइज्ड इनवर्स और ए इनवर्स दोनों सेम रहेंगे। ये खूब पूछा जाता है, और इसी को जी इनवर्स को ही हम कंडीशनल इनवर्स भी कहते हैं। तो इसका एक ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये आप ये भी ध्यान रखना, ये यहां से भी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जनरलाइज्ड इनवर्स होता है, सॉरी इस तरह से, ये हमारा यूनिक होता है या नहीं। यूनिक होता है या नहीं, तो आपको टिक करना है नहीं, क्योंकि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। सपोज ये हम कुछ इस तरह से चलो बना लेते हैं, फिर इसका आप निकाल के देखिएगा। सपोज ये हम बना लेते हैं इसको इस तरह से। अगर इसका अगर आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा, मतलब इसका जब निकालेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में ही जनरलाइज्ड इनवर्स निकाला जाता है। तो इसका जब जितने भी आप ये इस तरह से करके निकालना और निकाल के देखना कि इसके बहुत सारे जनरलाइज्ड इनवर्स निकाले जा सकते हैं, बहुत तरीके से निकाले जा सकते हैं, इसलिए यूनिक नहीं होगा। बट इनवर्स के केस में क्या होता था, वो जो आएगा इनवर्स वो हमेशा यूनिक रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। एवरी मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे हो गया सिंगुलर, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हो या फिर लिखा हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दोनों की बात की जा रही। हैज ए जी इनवर्स, मतलब जनरलाइज्ड इनवर्स उसके पास होंगे। और सेम यही वेक्टर में भी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी स्टार्ट हो रही हैं जो जिनको आपको मार्क करके लिख लेना है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। इफ ए अगर जो बाय द वे हमारा n क्रॉस p का है,
और कोई एक एनी जनरलाइज्ड इन्वर्स ए अगर जो बाद में हम मान लें, इसी का जनरलाइज्ड इन्वर्स इसी का है, तो अगर जो बाद में आप उसमें अगर आपको ध्यान हो तो ए अगर जो बाद में 3x3 का होता था तो क्या हो जाता था, इन्वर्स जब निकालते थे तो मैं बोलता था कि उसका इन्वर्स का जो ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्यों नहीं होगा वो मैं अभी रीज़न बताता हूँ। ये इसका चेंज हो जाएगा अगर n क्रॉस p है। रीजन क्या है, ये हमेशा बोलता था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ओनली जब इन्वर्स निकलेगा तो केवल और केवल उसके लिए निकलेगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या है, इसमें अभी मैंने ऊपर आपको लिख करके दिखाया कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, दोनों केस में ये इस तरह से होगा। तो अगर जो बाय द वे ये हमारा है 3x2, तो ये हमारा हो जाएगा 2x3। और अगर जो बात है सपोज किसी ने 3x3 का ही ले लिया, तब अगर आप उस केस में आप देखोगे तब इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, चूंकि ये सिर्फ रेक्टेंगुलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ए अगर जो बात है इसका ऑर्डर m×n है तो इसका ए इनवर्स सॉरी जी इनवर्स का जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो n×m रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन खूब इस पे बनता है पेपर सेकंड में, तो ये ध्यान रखिएगा। देन सेकंड, अगर जो हमारा ए n×p है, जिसका रैंक अगर जो बाय द वे हम देखें, इसका रैंक ये हमारा कुछ r है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सपोज 3x4 सपोज है, तो यहाँ पर जो इसका इन्वर्स रहेगा, मतलब जो इसका रैंक रहेगा वो रैंक सपोज मान लो 2 या कोई और नंबर रहेगा, बट इन दोनों में से नहीं रहेगा। देन उस केस में अगर बाय द वे इसका अगर पार्टीशन अगर आपको करना पड़े तो A11, A12, A21 और A22, ये मैंने पार्टीशन अभी आपको बताया है, वैसे ही आपको करना है। वेयर जहाँ पे A11 जिसका ऑर्डर अगर जो बाय द वे r×r है, और इसका रैंक जब इसका अगर बाय द वे आपको रैंक अगर देखना पड़े तो ये हमारा क्या होगा, r है। ये मतलब ऐसा समझ लो दे रखा है। तब उस केस में अगर जो बाय द वे इसका अगर जनरलाइज्ड अगर निकालना हो, और ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये यहाँ पे अगर सिर्फ इसके लिए अगर देखोगे तो ये फुल रैंक है, तो इसका मतलब फुल रैंक है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर भी होगा, और इसका आप देखोगे कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में जब अगर जो बात है इस पूरी मैट्रिक्स का अगर जी इन्वर्स अगर निकालना पड़े तो वो हमारा कुछ ये होगा। इन्वर्स मैंने अभी बताया, जैसे ही ये फुल रैंक है तो इसका इन्वर्स भी होगा। ये हमारा जो होगा, मैंने कल भी बताया था, ये हमारा मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि इसका ऑर्डर आप नहीं बता पा रहे हो, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसके नीचे लगा लो, या यहाँ पर आप साइड में लिख लेना कि ये जो ये इस तरह से लिखा है ये मैट्रिक्स है, ये हमारा जो लिखा है ये 0 है, ये फिर मैट्रिक्स है, सॉरी ये भी हमारा मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट ये समझ लो, ये अगर एक दे रखा था तब ये होगा। इसी में अगर जो बाय द वे सॉरी A22 है, अगर ये भी सेम वही एग्जिस्ट करता है रैंक 2 मतलब रैंक r, तो जब इसका अगर जो बाय द वे आप जनरलाइज्ड इन्वर्स अगर आप निकालोगे तो वो भी सेम यही रहेगा, यही इस तरह से। अब यहाँ पे ये आप समझ लेना कि ये वेक्टर नहीं है, ये मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, या तो आप चाहो तो अलग से लिख लेना, और ये इसका इन्वर्स होगा, ये मैंने अभी आपको ये यहाँ से बताया। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर A है और इसका ऑर्डर n×p है, और इसका जो रैंक है वो अगर जो r है, तो हम लेट कर लेते हैं एक इन्वर्स बी एनी। अच्छा, यहाँ पे A इन्वर्स नहीं होगा, जनरलाइज्ड इन्वर्स होगा किसका, इन्वर्स होगा A का, एंड लेट कर लें A इसका ट्रांसपोज है, और ये हम लिख लें, ये भी कंडीशन को पूछी जाती है। तो ये जब इस इन्वर्स होगा तो ये हमारा किसका होगा, ए का है। देन क्या होगा, देन देख लेते हैं। ये इतनी चीज़ें होंगी, जब इतनी चीज़ें आप फॉलो करवा लेना तब जो इसका फर्स्ट रहेगा वो देख लो, इसका जो रैंक रहेगा ट्रांसपोज ए, और इसका जो रैंक रहेगा
ये यहाँ पर इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अगर आपने गलत कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। ये हमारा आर के ही इक्वल होगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो सेकंड रहेगा, ये इन्वर्स हो गया और इसका ट्रांसपोज अगर है तो ये हमारा होगा इसका ट्रांसपोज, मतलब इसका जनरलाइज्ड इन्वर्स लिखा है। या इसको डायटीज करके हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लें इसके बाहर, मतलब ये ट्रांसपोज इसका इन्वर्स, या हम इसको इस तरह से भी लिख लें जैसे हम इन्वर्स में भी लिखते थे, वो इस यही रहेगा। देन इसके बाद में जो थर्ड है वो हमारा, ये देखो ये कंडीशन को पूछी जाती है, ए हमारा ए ट्रांसपोज ए है, ये लगा है, और देन ए ट्रांसपोज ये या तो लिखा हो या ये लिखा हो, इसका ट्रांसपोज ले लें। सिंपल सी बात, अगर आपको ये याद है तो इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, देन ए ट्रांसपोज ए इसका इन्वर्स मतलब जनरलाइज्ड इन्वर्स, और ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। देन इसके बाद में जो फोर्थ नंबर है वो देखो क्या होगा, वो हमारा होगा कि ए, ये आपको अभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बट ये अगर आप एक बार लिख करके रख लोगे, सेम बस प्रॉपर्टी पूछी जाती है, मतलब समझ लो कि कुछ नहीं ऐसा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस डायरेक्ट आपको लिख देना है, मतलब सही टिक कर देना है। तो ये हमारा एक इक्वल होगा, डैट इज, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इनवर्स, और ये हमारा होगा ट्रांसपोज ए, और ये हमारा जनरलाइज्ड इनवर्स, और ये हमारा ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर अगर हम देखें तो ए हमारा दे रखा है, इसका ट्रांसपोज दे रखा है, ए दे रखा है, और ये हमारा जनरलाइज्ड इनवर्स, देन ए हमारा दे रखा है ट्रांसपोज, ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, हैज रैंक, जो इसकी रैंक होगी वो आर होगी, जो इक्वल है ऊपर अगर जो आप देखोगे ए के, क्योंकि यही हम ऊपर से मानते हुए चले आ रहे हैं। एंड इज करके इनवेरिएंट टू द चॉइस ऑफ ए का ट्रांसपोज ए और इसका इनवर्स, या इसको दैट इज करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। ए का ट्रांसपोज, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा इस तरह से रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए इसका इनवर्स इज यूज्ड। मतलब ये सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब कोई मैटर नहीं करता है कि ये जो है वैल्यू क्या यूज कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी कि ए जी इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक। ये आईएसएस में 2 से 3 बार आया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा करके रख लेना। ठीक उसी के जस्ट ये भी पूछा गया है, बट यही देखो चेंज उसने क्या कर दिया कि ए सिमेट्रिक जी इनवर्स, लैंग्वेज में बस हेर फेर है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलत करके आ जाओगे, ये दोनों खूब पूछे जाते हैं।
कि इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। बी फाउंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब यहां पे अगर जो इस तरह से लिखा है ए जी इनवर्स, और सेम ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है यही यूज करता है, ए जी इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट, मतलब नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो, बट एक सिमेट्रिक जी इनवर्स कैन ऑलवेज फाउंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा लैंग्वेज को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये आपको बहुत आसान और बहुत ज़्यादा सरल लगेगा। और अगर जो बाद में इसी का मतलब जी इनवर्स को अगर जो बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये मैंने बताया भी था कि जी इनवर्स कैन बी यूज टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कब कब, जब आप देखोगे कि चीज़ें ए इनवर्स मतलब नहीं निकाल पाओगे तब वहां पर जी इनवर्स यूज होगा। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स बराबर सी इज कंसिस्टेंट एंड इफ ए इनवर्स is any G इनवर्स फॉर A, तो देन उस केस में क्या होगा, जब आप निकालोगे तो ये इस तरह से करके निकालेंगे। वही मैंने वहां पे भी लिखा था, इज ए सॉल्यूशन। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, जब इसके नीचे अगर मैं बार लगा रहा हूं तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैज सॉल्यूशन if and only if for any G इनवर्स ऑफ A, तब उस केस में क्या होगा, A और A का G इनवर्स रहेगा और ये हमारा C बराबर हमारा C आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, देन इसके बाद में तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा आपको थोड़ा सा बता देता नाइन्थ हो गया जी अब आप इनवर्स। लोगों को अब एक इसके बस बाद फीडबैक के लिए जो आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको बस ये बताना है कि जो क्लास को मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने इस तरह से भी लिख सकते टेलीग्राम पर अगर जो कभी आपको लगे जो भी कि आपको इसमें प्रॉब्लम है दिक्कत उस है चीज का अगर आप फोटो तो आप और वहां पे देखोगे अपलोड इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता और है। जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको बात दोनों तो की उसको मैं नेक्स्ट सेम है, लेक्चर क्योंकि में या नेक्स्ट जब क्लास कभी में ऐसा आएगा, ऐसी अगर जो सिचुएशन आएगी जहां जरूरी है तो मॉड भी लेक्चर लगाना में शामिल कर लूंगा। तो अगर जो आप बाद में जरूरी या नहीं इसको तो मैं मॉड आपको पर्सनली समझिए या वहां पे इसको उसका आप सॉल्यूशन भेज दूंगा। डिटरमिनेंट